friends, you are most welcome in Physics in Easy Way. मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो आप अवगत होंगे कि इस समय हम ऋजु रेखीय पथ पर गति चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। तो सैद्धांतिक रूप से हमारे ये चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण है, या कह लें अदिश एवं सदिश राशियां तथा सदिश विश्लेषण है। तो सबसे पहले हम अदिश राशि क्या होती है उसको देखेंगे, सदिश राशि क्या होती है उसको देखेंगे। उसको देखने के लिए हमें पहले भौतिक राशियों को ही देखना होगा, जिसको हम पहले चैप्टर में ही देख लिए हैं कि वो राशियां जो किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या करने के लिए आवश्यक होती हैं और जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जा सकता हो तथा जिन्हें मापा जा सकता हो, भौतिक राशि कही जाती हैं। ये भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि के विषय में हम समझ रहे हैं कि वे राशियां जिनका उपयोग किसी भौतिक परिघटना को व्यक्त करने के लिए या भौतिक परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है, और जिन राशियों को अंकों में व्यक्त किया जाता है और जिन्हें मापा जा सकता हो, ये राशियां जो होती हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की, एक राशि होती है अदिश भौतिक राशि और दूसरी होती है सदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि। तो ये अदिश भौतिक राशि, जिसका मतलब है अ प्लस दिश। अ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, यानी दिशा न हो, दिशा न हो। और यहां पर क्या है, सदिश यानी सहित, स से मतलब है सहित और दिश से मतलब है दिशा। दिशा सहित यानी जिसमें क्या हो, दिशा उपस्थित हो। तो कुछ राशियों को बताने के लिए, कुछ राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा को बताना आवश्यक होता है। जैसे अगर हम कहें कि एक बल 5 न्यूटन का किसी वस्तु पर लग रहा है, एक बल 5 न्यूटन का किसी वस्तु पर लग रहा, तो उसमें विस्थापन या उस वस्तु की नई स्थिति क्या होगी, या कह लें कि ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन का बल लग रहा, तो इस बल के लगने से वस्तु की स्थिति क्या होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले ये पूछेंगे कि पहले बताओ तो कि बल किस दिशा में लग रही है। तो बल अगर इस दिशा में लग रही है तो आपका आंसर होगा कि ब्लॉक की नई स्थिति कुछ इधर होगी, यानी जो ब्लॉक यहाँ पर है, जो स्थिति यहाँ है, उसके दाहिने तरफ उसकी नई स्थिति हो सकती है। ये तब आप बता सकते हैं जब 5 न्यूटन का बल बताया गया है और उसकी दिशा भी बताई गई है। अगर ये दिशा नहीं बताई गई होती, केवल कहा गया होता कि वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बताओ नई स्थिति क्या होगी, और ये 5 न्यूटन के बल की दिशा को
नहीं बताया जाता तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आता है, तुरंत क्रॉस क्वेश्चन आप करते हैं कि बल की दिशा क्या है। तो जब आपको बताया जाता है कि बल की दिशा ये है, तब आप बताते हैं कि नई स्थिति यहाँ से कहीं इधर हो जाएगी। तो इस तरह से बल को पूर्णतः बताने के लिए दिशा की आवश्यकता हो रही है, दिशा की आवश्यकता हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बल दिशा सहित बताया जाता है। तो बल क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाती है। बल कौन सी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका आवास कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि फला मार्केट से इतना किलोमीटर दूर, या कह लें कि इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर। आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है और आपका आंसर हो कि इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर, तो उसकी उत्सुकता बढ़ती है कि 25 किलोमीटर दूर किधर, तब आपको दिशा बताना पड़ता है। तो जब आप 25 किलोमीटर दूर बताते हैं तो ऐसी स्थिति में ये 25 किलोमीटर जो होता है वो दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। और जब आप बता देते हैं कि 25 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी इलाहाबाद से 25 किलोमीटर पूरब की ओर, तब आप दिशा भी बताते हैं और क्वांटिटी भी बताते हैं, भौतिक राशि भी बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो हो जाता है ये सदिश हो जाता है, और इस सदिश को हम विस्थापन कहते हैं, और इस अदिश को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये हो जाता है अदिश और ये क्या हो जाता है, दूरी। तो आप जब 25 किलोमीटर भौतिक राशि लंबाई के साथ दिशा भी लगा दिए तब वो सदिश हो गया और उसका नाम बदल गया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया। लेकिन जब आप 25 किलोमीटर की ओर बताएं तो ऐसी स्थिति में दिशा नहीं बताए। जब दिशा नहीं बताए तो दिशा नहीं रहा, अदिश रहा, यानी ये 25 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर अदिश राशि रही और उसको हम क्या नाम दिए, दूरी नाम दिए। तो हमें लगता है कि अब आपको अदिश और सदिश में अंतर समझ में आ गया होगा। जिन भौतिक राशियों के साथ दिशा को बताना आवश्यक होता है वो भौतिक राशियां सदिश राशि होती हैं, और जिन भौतिक राशियों के साथ दिशा का बताना आवश्यक नहीं होता है वो भौतिक राशियां अदिश राशियां होती हैं। तो आप अदिश और सदिश को एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों के साथ दिशा होती है उन्हें दिशा नहीं होती है, शायद सॉरी दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा दूरी क्या है, ये अदिश भौतिक राशि है। दूरी को हमने 5 किलोमीटर बताया, ये दिशा नहीं बताया तो ये अदिश राशि होगी। दूसरा एग्जाम्पल कह दिया जाए कि आपका वजन कितना है, आपका द्रव्यमान कितना है, तो आप कह देते हैं 75 kg। तो 75 kg जो होता है उसमें कहीं से भी आप दिशा नहीं बताते हैं, यानी द्रव्यमान जो 75 kg है वो क्या है, अदिश है, इसमें दिशा नहीं बताया जाता है। तो द्रव्यमान भी क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। समय कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, तो समय को बताते समय दिशा आप नहीं बताते हैं तो समय भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। तो इस तरह से तमाम भौतिक राशियां होती हैं जो अदिश राशियां होती हैं। लेकिन जो भौतिक राशि दिशा के साथ व्यक्त की जाती है, या कह लें कि जिन भौतिक
राशियों के साथ दिशा भी होता है, वो भौतिक राशि सदिश कहलाती है। जैसे अभी हमने बताया कि बल को बताते समय दिशा को भी बताना पड़ता है, तो बल क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। वेग को आप वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी बताने के लिए दिशा बताना जरूरी होता है। अमुक वाहन की वेलोसिटी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, तो वेलोसिटी को बताने के लिए दिशा बताना पड़ता है, तो हो गया वेग। लेकिन चाल जब बताते हैं तो चाल को बताते समय दिशा को बताना जरूरी नहीं होता है। जैसे आपके बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो स्पीडोमीटर आपको लगातार स्पीड बताता है इतने किलोमीटर के स्पीड से, तो उसमें दिशा नहीं बताया जाता है। तो चाल क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है, लेकिन वेग क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। समवेग सदिश। तो इस प्रकार से तमाम भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो सदिश रहती हैं, जिनको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और अनेक भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो भौतिक राशियां अदिश कहलाती हैं। जिनको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वो भौतिक राशियां सदिश कहलाती हैं। तो अब अदिश और सदिश, अदिश को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश को आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जब हम स्केलर कहेंगे तो इसका मतलब हो जाता है अदिश राशि, और जब हम वेक्टर कहेंगे तो इसका मतलब होता है सदिश राशि। तो अगर हम किसी अदिश और सदिश को लिखें, चलिए लिखते हैं चाल। अगर चाल को हमको लिखना होता है तो लिखते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग को लिखना होता है तो लिखते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, दिशा बताते हैं पूरब की ओर। अब देखिएगा, जिस समय हम भौतिक राशि पढ़ रहे थे, उनका मात्रक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि भौतिक राशि के दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका आंकिक मान और दूसरा होता है उसका मात्रक। अब यहां पर जब अदिश और सदिश पढ़ने लगते हैं तो सदिश भौतिक राशि को जब देखते हैं तो उसका 3 पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट आंकिक मान, दूसरा पार्ट मात्रक, तीसरा पार्ट दिशा। यानी किसी भी सदिश भौतिक राशि में 3 पार्ट होते हैं, एक आंकिक मान, दूसरा मात्रक, तीसरा दिशा। और किसी अदिश राशि में 2 पार्ट होते हैं, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो इस तरह से हम अदिश और सदिश को देखेंगे। जिन भौतिक राशियों में केवल 2 पार्ट होते हैं, आंकिक मान और मात्रक, वो अदिश, और जिन भौतिक राशियों में आंकिक मान, मात्रक और दिशा 3 पार्ट होते हैं, वो भौतिक राशि क्या होती है, सदिश भौतिक राशि होती है। तो किसी सदिश भौतिक राशि को हम सिंबल के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और वो सिंबल होता है, वो संकेत होता है एक तीर। भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि को व्यक्त करने की संकेतन पद्धति, तो भौतिक राशि को एक तो ये होता है कि उसको किसी तीर के माध्यम से व्यक्त करिए, और दूसरा होता है उसको लेटर के माध्यम से व्यक्त करिए। तो सदिश भौतिक राशि, इसको आप इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, तो ज़्यादातर यूज
वेक्टर शब्द का होगा, तो वेक्टर को व्यक्त करने के लिए पहला तरीका यह है कि एक तीर बनाते हैं और उस तीर की लंबाई उस सदिश राशि के परिमाण के अनुपात में होती है। यानी अगर सदिश भौतिक राशि बड़ी है तो तीर की लंबाई अधिक होगी, और यदि सदिश राशि छोटी है तो तीर की लंबाई उसके लिए छोटी कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 25 न्यूटन का बल ले रहे हैं और 25 न्यूटन को इतने बड़े तीर से व्यक्त कर रहे हैं, तो 50 न्यूटन के बल को इसके दूने लंबाई के तीर से व्यक्त करेंगे। तो ये तो हो गया, तीर की लंबाई उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण होता है, वेक्टर का परिमाण होता है। अब इस तीर की दिशा उस दिशा में करते हैं जिस दिशा में वेक्टर होती है, जिस दिशा में सदिश का दिशा होता है। तो ये अगर इस तरह से एक तीर बन गया तो इसका मतलब हो गया कि इसका यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो परिमाण को व्यक्त करता है और इसकी दिशा उस भौतिक राशि के दिशा को व्यक्त करती है। तो ये तीर बता रहा कि 25 न्यूटन का बल पूरब की ओर लगा। अब इस तीर के दूने लंबाई का तीर ये हो गया, तो अगर लंबाई दोगुना कर दी गई है तो वेक्टर की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यानी 25 गुणे 2 बराबर 50 न्यूटन का बल है, और इसकी भी दिशा क्या है, पूरब की ओर है। तो 50 न्यूटन पूरब की ओर, और ये 25 न्यूटन पूरब की ओर। यानी किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तीर का उपयोग करते हैं। तीर की दिशा उस वेक्टर की दिशा को व्यक्त करती है और तीर की लंबाई उसके परिमाण को, उसके मॉडुलस को व्यक्त करती है। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, लेटर के माध्यम से अगर बल को दिखाना है तो बल का संकेत F होता है, उसको F लिखेंगे, F, और उसकी दिशा जो कि बल वेक्टर क्वांटिटी है तो F के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि के संकेत को लिखते हैं और उस संकेत पर एरो बना देते हैं। तो ये हो गया F इक्वल टू 25 न्यूटन, और यहां से हो गया F इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक तीर के माध्यम से और एक लेटर पर एरो बना करके भौतिक राशि, वेक्टर भौतिक राशि सदिश को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जो हमारा है वो है स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश एवं विस्थापन सदिश। हाँ, इसी को कहेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखे थे कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मूल बिंदु जो होता है वहीं से वस्तु की स्थिति को देखते हैं, या एक हम पोजीशन वेक्टर एवं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाने के लिए एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। इस तरह से निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मूल बिंदु से
यहां से वस्तु की स्थिति को देखते हैं। अब कोई वस्तु, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, प्रारंभ में इस बिंदु P पर है, तो मूल बिंदु से इस व्यक्ति को हम देखेंगे, तो मूल बिंदु से इसकी स्थिति को दिखाने वाला जो वेक्टर होगा इसकी स्थिति को बताया जा रहा है कि मूल बिंदु से ये इतनी दूरी पर है और इस दिशा में है, यानी दिशा हम इसी तीर से बता दिए और इसका परिमाण, इसका मॉडुलस यहां से यहां तक की जो तीर की लंबाई है उससे पता चल गया। तो ये जो वेक्टर हमारा बना, अगर बाहर इसको निकालें तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, और जिसको हम लिखेंगे OP, पोजीशन वेक्टर। आगे T समय बाद ये व्यक्ति यहां चला आता है, ये व्यक्ति यहां चला आता है। तो अब पहले व्यक्ति बिंदु P पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर OP था। अब बिंदु Q पर आ गया है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये O से शुरू करेंगे यहां तक ले जाएंगे, तो ये भी एक वेक्टर बन गया। तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OQ होगा, OQ, या इसी को हम पोजीशन वेक्टर P लिखते हैं और ये पोजीशन वेक्टर Q लिखते हैं, इस तरह से। ये जो वेक्टर OP है उसको हम P वेक्टर से लिखते हैं और ये जो वेक्टर OQ है उसको Q वेक्टर से लिखते हैं। तो ये जो OP वेक्टर है जिसको हम P वेक्टर कर रहे हैं, या कह लें वेक्टर OP, या इसी को हम लिखते हैं P, ये क्या बता रहा है, व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। और वेक्टर OQ, जिसको आप Q लिखें, ये क्या बताता है, व्यक्ति के अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है, तो इस तरह से जो वेक्टर P है वो भी स्थिति को बताता है, जो वेक्टर Q है वो भी स्थिति को बताता है। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर P और वेक्टर Q क्या हो जाएंगे, इस व्यक्ति के लिए स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर का काम करेंगे। तो आप पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कि ऐसे वेक्टर जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है पोजीशन वेक्टर कहा जाता है या स्थिति सदिश कहा जाता है। तो आप पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कि ऐसे वेक्टर जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। या इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और जैसे वेक्टर P एंड Q क्या है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर P प्रारंभ में
व्यक्ति की स्थिति को बताता है, वेक्टर क्यू अंत में व्यक्ति की स्थिति को बताता है, और यदि P से Q तक व्यक्ति को आने में T समय लगा हो तो T समय में जो वस्तु की स्थिति में अंतर हुआ है, जो व्यक्ति की स्थिति में अंतर हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जो वेक्टर किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को व्यक्त करता है, वह वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। यानी जो वेक्टर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के किसी समय अंतराल में विस्थापन को व्यक्त करता है, वह वेक्टर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे ये व्यक्ति P पर था और T समय बाद Q पर चला गया, तो P से Q तक जो वेक्टर बनेगा, P से Q तक जो वेक्टर बनेगा उसी वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी ये PQ वेक्टर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और इसको हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। क्या हो जाता है, यहां से अगर हम देखें तो वेक्टर Q स्थिति में अंतर यानी अंतिम स्थिति Q माइनस प्रारंभिक स्थिति P इक्वल टू विस्थापन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति इक्वल टू विस्थापन होता है, तो उसको आप लिखते हैं वेक्टर R। या कह रहे कि Q वेक्टर बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर R। यहां पर R क्या है, विस्थापन वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है, और P तथा Q क्या है, स्थिति सदिश है। तो आप विस्थापन सदिश को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जो किसी समय अंतराल में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को व्यक्त करता है, वह वेक्टर या वह सदिश एक विस्थापन सदिश होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो आप लिखिए कि ऐसा सदिश वेक्टर जो किसी समय अंतराल में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को व्यक्त करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। जैसे वेक्टर R P एवं Q के बीच का विस्थापन वेक्टर है। स्थिति P और स्थिति Q के बीच के विस्थापन को बताता है, तो वेक्टर R क्या हो जाता है, विस्थापन वेक्टर हो जाता है। तो इस तरह से हम भौतिक राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कैसे सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, तीर के माध्यम से उसके संकेत पर एरो बना करके सदिश राशि को हम व्यक्त करते हैं। आगे हम किसी भी सदिश के परिमाण को कैसे लिखते हैं उसको हम व्यक्त करेंगे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में होगा।
उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको टॉपिक दिया था वो आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज बस इतना ही, धन्यवाद।